नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जब हम में आवेश होता है, गुस्सा होता है, गुस्से से आवेश आता है और आवेश में हम अपना होश खो बैठते हैं। तो जोश जरूरी है, लेकिन जोश में अगर आप होश गवा बैठे तो आप गलतियां कर देते हो। और वो गलतियां जो होती है इतनी बुरी होती है कि उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमने देखा है बार बार कुछ लोग, जब हवा मिलती है, केजरीवाल को हमने देखा है, अन्ना हजारे को देखा है। आपको याद है 2011 में, 15 साल पहले, जब रामलीला मैदान पर या जंतर मंतर पर अन्ना केजरीवाल वगैरह आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद जब सरकार ने मान लिया कि भाई चलो लोकपाल कानून बनाया जाएगा वगैरह वगैरह, तो अन्ना हजारे भी इतने जोश में थे कि किसी भी बात पर जब कैमरा लेकर कोई उनके सामने खड़ा हो जाता था, दुनिया के हर जटिल से जटिल समस्या पर अन्ना हजारे अपना ज्ञान बांटना शुरू करते थे, क्योंकि जोश था। मैं जीत गया। वो उसके भी पहले से बोलते थे कि मैंने 4 विकेट लिए हैं, यानी जब वो महाराष्ट्र में आंदोलन करते थे, उनके आरोप के कारण या आंदोलन के कारण 80 या 90 के दशक में 4 मिनिस्टर को जाना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था। तो अन्ना हमेशा करते थे, मैंने 4 विकेट ली है। तो उसको जोश बोलते हैं। लेकिन एक बात पक्की ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जो कुछ बात करोगे या बोलोगे, वो जोश में होगी तो होश में आने के बाद उसकी कीमत ना चुकानी पड़े। लेकिन एक बात होती है, जब आपकी सराहना होती है, प्रशंसा होती है, लोग तालियां बजाते हैं, आपकी बातों पर नाचते हैं, तो आप होश खो बैठते हो। आपको याद है धोनी और युवराज सिंह, मैं हमेशा इनकी कंपैरिजन बताता हूं। दोनों एक जैसे, एक ही क्षमता के अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन धोनी कभी अपना होश खोता नहीं था। युवराज तालियां बजी, चिल्लाते हैं लोग, सिक्सर सिक्सर, तो हर बॉल पर सिक्सर मारते मारते युवराज सिंह ने अपनी खुद की करियर बर्बाद कर दी। लेकिन धोनी ने होश कभी भी नहीं गवाया और वो एक बड़ा कैप्टन बना, अच्छा क्रिकेटर बना, उसकी करियर अच्छी बनी। तो कहने का मतलब ये कि जोश जरूरी है, कुछ करना है आपको, आप कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए होश नहीं, जोश जरूरी है। लेकिन जोश कितना भी हो, उसमें होश भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप गलती करते हो तो आपको रोकता है तो होश रोकता है, जोश नहीं रोकता। जोश एक ऊर्जा होती है जो आपको उत्तेजित करती है। कितना भी बड़ा साहस हो, वो करने के लिए जोश आपको प्रवृत्त करता है, एनर्जी देता है। लेकिन इसमें नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी, ये समझाने वाला होश होता है। लेकिन एक बात होती है ना कि जब जोश होता है तो होश संभालना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तालियां बजती है, लोग आपका नाम लेकर प्रशंसा करते हैं तो आप खुश हो जाते हो, और जब खुश हो जाते हो तो होश जाना बिल्कुल लाजमी होता है। और यही बात एक सोशल मीडिया की पोस्ट से अभिजीत दिपके के जिंदगी में वो मौका आया। कहा जाता है कि अन्ना हजारे के आंदोलन के समय से और आगे आम आदमी पार्टी से जुड़कर इसी अभिषेक दिपके ने सोशल मीडिया पर बहुत काम किया था पार्टी के लिए, और आगे वो ज्यादा पढ़ने के लिए अमेरिका वगैरह गए। और वो चालाक है, चतुर है, दिमाग उसका अच्छा है, तो उसने एक पोस्ट डाल दी। हमारे चीफ जस्टिस जो है, उन्होंने एक टिप्पणी की थी, उसके आधार पर अभिजीत दिपके ने अमेरिका में रहते हुए एक टिप्पणी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी कि हाँ हम कॉकरोच है। गुस्से में आकर हमारे चीफ जस्टिस बोल गए थे
कि जो नकारे होते, निकम्मे होते, वो हमेशा विक्टिम वुड का आधार ले, विक्टिम वुड के पीछे छुपना चाहते, पढ़ते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, कर्तव्यकारी नहीं होती। ऐसे बहुत सारे युवा कॉकरोच भी बन जाते हैं, पत्रकार वगैरह वगैरह। उन्होंने बोला था वो बात छोड़ दो, एक्टिविस्ट वगैरह बन जाते थे। तो इन्होंने गुस्से में आकर कॉकरोच जनता पार्टी ऐसी कोई पोस्ट लिखी और उसको इतने लाइक मिल गए कि अभिजीत दीपके समझा मैं तो बड़ा लीडर बन गया, मैं नया अरविंद केजरीवाल बन सकता हूं। तो उसने तय किया कि चलो इंडिया लौटेंगे, भारत लौटेंगे और पार्टी शुरू कर देंगे पॉलिटिक्स। और यहां आने के बाद जिस ढंग का हमारे यहाँ मीडिया ने उसको रिस्पॉन्ड किया, उससे तो होश और निकल जाता है कि कल तक जिसको कोई जानता नहीं था, अभिजीत दीपके, ये नाम बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। जब ये कॉकरोच जनता पार्टी के पोस्ट को इतने लाइक्स मिले, इतने फॉलोअर मिले, तो जब मीडिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई तो लोग अभिजीत दीपके नाम से इंफॉर्मेशन ढूंढने लगे, गूगल करने लगे। बहुत सारे लोगों ने उसका कांटेक्ट ढूंढकर अलग अलग चैनल पर उसके इंटरव्यू शुरू हो गए। तो बेचारा जोश में आकर होश गवा बैठे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन एक बात होती है, ये आने के बाद जो आगे हमने देखा है, आंदोलन के दरमियान पिछले 3 हफ्ते में जो कुछ देखा है, तो उसमें जो जो बात करी है, जो जो बात कही है, क्या वो सब कानून से सम्मत है? अगर नहीं है तो ये बुरा फंसेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं फंसेगा, क्योंकि जब बोलते हो आप, जब करते हो, तो लोगों के तालियों पर आप नाचते हो, खुद का बैलेंस संभालना आप भूल जाते हो। और बहुत सारे युवा है, बहुत सारे नेता है, ऐसे ही फंस जाते हैं। कन्हैया कुमार ऐसा ही एक है, आपको याद होगा, उसके नाम पर जो लेबल लग गया, टुकड़े टुकड़े गैंग, याद है ना? उसके बाद वो पॉलिटिक्स में खड़ा नहीं हो पाया, ना वो खड़ा हो पाया, ना उसके जो साथी थे बाकी। खालिद उमर, शार्जिल इमाम, ये नाम बीच बीच में हम सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? वो भी शार्जिल इमाम और उमर खालिद दोनों के दोनों टुकड़े गैंग के ही मेंबर है, वामपंथी है। लोग तालियां बजाते हैं, मीडिया में खबरें आती है, तो लगता है कि आसमान छू लिया है। लेकिन ऐसे ही मामले में शार्जिल इमाम हो या उमर खालिद हो, इतनी बुरी तरह से फंस गए कि उनको कोर्ट से जमानत तक नहीं मिल रही है। मुझे लगता है 3 या 4 साल हो गए उन पर जो देशद्रोह का आरोप लगा है, और उसके लिए उनके जो बयान है या उनकी जो एक्शन है, उसको सबूत के तौर पर पेश किया जाने के बाद उनको कोर्ट से जमानत तक नहीं मिल रही है और कोई पूछता तक नहीं है। बीच बीच में कोई ऐसे एक्टिविस्ट है, उसका कहीं इंटरव्यू होगा, चैनल पर होगा, या ऐसी कोई डिबेट निकलती है, तो उस डिबेट में बोला जाता है, अरे देखो इस देश में कोई कानून इंसाफ है कि नहीं। वो बेचारा उमर खलीद 4 साल हो गए बिना जमानत जमानत का जेल में सड़ रहा है। क्या कर रही है हमारी जुडिशरी? उस बेचारे को एक जमानत नहीं मिल रही है। उसकी उम्र, उसकी जवानी जेल में सड़ रही है। शारजील इमाम की वही हालत है। बस कोई टीवी के डिबेट में या कोई मंच पर एक डिबेट होती है, उस वक्त इन दोनों का नाम लिया जाता है, और नाम लेने के बाद बोलने वाला भी भूल जाता है कौन है शारजील इमाम। उस मंच के बाद खाना पीना होता है, दावतें होती है,
और दावत करने वाले भूल जाते हैं कि हम थोड़े समय पहले शारजील इमाम के लिए रो रहे थे, 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले हम उमर खालिद जेल में सड़ रहा है बिना जमानत का, इसलिए हम रो रहे थे। ये भूल कर ये शराब की पार्टियां चलती है, दावतें चलती है, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। हाँ, बीच बीच में बोलने की बात होती है कि अरे उसका क्या होगा बेचारा शारजील इमाम, उमर खालिद तो 4 साल से पड़ा है, बस ये बोला, उस पे आगे कोई नहीं बोलेगा। जोश जोश में जो बात ऐसे बच्चे युवा लोग बोल जाते हैं, उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ती है, तालियां बजाने वाले को नहीं पड़ती। आपको याद होना चाहिए, उमर खालिद जो अर्बन नक्सल के मामले में हमारे महाराष्ट्र में जो दंगे हुए थे, उसके बाद उस पर आरोप लगे और सड़ रहा है, किसी को परवाह है? जो कल परसों वहां गए थे, 20 दिन से जो आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पर, वहां उसको ही तालियां बजाने वाले बहुत सारे उसके साथी बैठे थे। किसी को याद तक नहीं है कितने लोगों ने उधर उमर खालिद के फोटो लगाए, शर्जील इमाम के फोटो लगाए, कोई नहीं। यही बात मैं आज इसलिए दोहरा रहा हूं, समझा रहा हूं कि अभिजीत दीपके ऐसे ही कुछ मामलों में फंस सकता है। ऐसी बात एक बड़े नाम सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उन्होंने कही, मैंने उनका इंटरव्यू देखा। उन्होंने बोला इन्होंने जो जो कुछ बयानबाजी की है, जो जो बातें कही है, या जो जो आंदोलन के नाम पर किया है, इस पर बहुत सारी क्रिमिनल धाराएं लग सकती है, और अगर लगाई गई तो ये जेल में बहुत समय तक सड़ेगा, फंसेगा। और एक कोर्ट से 10 जगह उस पर मामले चलेंगे, तो यहां से जमानत मिली तो वहां फंसेगा। ये होता है, आपको मालूम है। लेकिन बोलते हैं तब तालियां बजती है, कैमरा टीवी दिखाता है, चलो बोलते जाओ। आप होश में नहीं रहते, जोश में आते हैं। तालियां जोश में लाती है, खबरें जोश में लाती है। जो उस वकील ने कहा है वो मैं सुन रहा था, 2 बार मैंने सुना। उन्होंने कहा कि कम से कम 10 से ज्यादा धाराएं क्रिमिनल प्रोसीजर की ऐसी लगेगी कि ये सलाखों के पीछे जाकर पड़ेगा। और जो आज तालियां बजा रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भूल जाएंगे कि कौन है अभिषेक दीपके, भूल जाएंगे। जैसे आज उमर खालिद को और शार्जिल इमाम को भी भूल गए। अब आप पूछोगे मुझे कि अगर इतना कोई गंभीर मामला है तो सरकार चुप क्यों है, सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? दोस्तों, एक बात होती है, सरकार को गवर्नमेंट चलानी होती है, देश चलाना होता है। तो ऐसे छोटे छोटे मामलों में समय आने पर एक्शन होती है, ना कि इमीडिएट होती है। ये कोई सरकार चलाना मतलब आंदोलन चलाना नहीं होता, संगठन चलाना नहीं होता, नारेबाजी नहीं होती। सरकार चलाना एक गंभीर काम है, गंभीर व्यवहार है। और इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले सरकार चलाने वाले को 10 बार सोचना पड़ता है। समझो अभी जंतर मंतर का मामला लपेटा गया है, खत्म हो गया है, 1-2 दिन चिल्लाएंगे, बाद में खत्म। लेकिन आज की तारीख में अगर अगले एक हफ्ते में अगर अभिषेक दीपके पर ऐसे कोई धाराएं लगाई जाएगी और उस पर मामले दर्ज किए जाएंगे, तो वो शहीद बनेगा। देखो, मैं विक्टिम हूं, ये सरकार बदले की भावना से मुझे सता रही है, तो उसको शहीद बनाना होता तो बनाया जाएगा। तो सरकार ऐसे लोगों को शहीद नहीं बनाना चाहती।
जैसे शार्जिल इमाम हो या वो उमर खालिद हो, उनकी जो उनके मामले दर्ज हुए और उसके बहुत देर बाद उनको अरेस्ट हुई और सलाखों के पीछे डाले गए। तो ये समझना बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है कि सरकार कैसे काम करती है, और सरकार आपको फंसा सकती है। तो ना फंसते हुए होश में रहकर अगर आप बर्ताव करें, बयानबाजी करें, तो आप उसमें नहीं फंसेंगे। लेकिन अभिजीत दिपके को आप देखो, आपको इमीडिएट दिखाई देता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है वो होश में है ही नहीं, वो जोश में है, जोश में है। सिक्सर सिक्सर घुमाओ बैट, आउट होगा तो भी चलेगा। तो जो वकील का मैंने एक इंटरव्यू एक यूट्यूब पर पढ़ा, तो मेरी समझ में आया कि बहुत जल्दी अभिषेक दीपके का भी उमर खालिद होगा, शार्जिल इमाम होगा। और ये जो आज उसके इंटरव्यू लेने के लिए दौड़ रहे हैं सब जर्नलिस्ट, उनमें से कोई मुड़कर तक नहीं देखेगा कि कौन है ये। उनको अभिषेक दीपके का नाम याद तक नहीं रहेगा, याद तक नहीं रहेगा। इसलिए जोश जरूरी है, लेकिन जोश में भी होश खोना सही नहीं होता। मुझे दिखाई दे रहा है पिछले 3 हफ्तों से, मैं जिस ढंग से उसका ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, अभिषेक अभिजीत दिपके अपना होश गवा बैठा है। और उसने कितनी धाराएं उस पर मामले बन सकती है, उतने सारे प्रयास किए अपने तरफ से। उसने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिए और सरकार को और पुलिस को एक तरीके से इनविटेशन दिया है कि मेरे पर मामले दर्ज करो, मुझे भी सलाखों के पीछे सड़ा दो। और तब इनमें से कोई भी उसकी मदद को नहीं आएगा जो आज दीपके के नाम से तालियां बजा रहे हैं। दोस्तों, मैं अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।